हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज हमारे सामने आप पहले देख सकते हैं कि फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियलिटी प्रिंसिपल की। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कंजर्वेटिज्म में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है और वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमें समझने हैं, जिससे कि ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट का तीसरा क्लास है जो कि हमारा कंप्लीट हो सके। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो सॉरी, फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या। देखिए, फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या ट्रांजेक्शन रेलेवेंट, मतलब कि जरूरी है, रेलेवेंट है, क्या है, रेलेवेंट है। ठीक है। तो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। देखिए यहाँ जैसे क्या लिखा है, तो फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस या जो बैलेंस शीट होता है, मेक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब कि वो सफिशिएंट होना चाहिए, जो कि फेयर डिस्क्लोज करे और फेयर डिस्क्लोज करे। ऐसा नहीं है, सफिशिएंट, कंप्लीट, एडिक्वेट एंड फेयर। कंप्लीट एडिक्वेट मतलब क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन में सारी चीज दिखाई दे। और फेयर का मतलब होता है, फेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन 10,000 है, ऐसा नहीं है कि उसको तुम 11,000 दिखा दो या 12,000 दिखा दो। जो सही, मतलब फेयर मतलब कि जो ट्रूथ है उसको दिखाई, डिस्क्लोज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, उस सारी इंफॉर्मेशन को क्या करिए, दिखाइए, विच जो कि रेलेवेंट है, किसके लिए, जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, यूजर्स के लिए। हमको वो सारी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी चाहिए जो कि रेलेवेंट या जरूरी होती है यूजर्स के लिए। तो हम उसे छुपा नहीं सकते। कौन कौन से यूजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए। हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए जो कि आपके लिए जरूरी है, मतलब कि इन्वेस्टर्स, लेंडर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। वो सारे ट्रांजेक्शन हमें दिखाने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इमेजिन करें कि हमारा एक फर्म, ये हमारा फर्म है और हमारे ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। क्या चल रहा है, कोर्ट में एक केस चल रहा है हमारे फर्म के ऊपर। तो ये केस एक इंफॉर्मेशन हो गया, किसके लिए हो गया, इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट। क्यों हो गया, क्यों हो गया कि ये केस एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई कि आपके पास फर्म के ऊपर एक केस चल रहा है। तो ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनके डिसीजन, इनका जो भी कोई डिसीजन होगा हमारे इस पे, इस ट्रांजेक्शन से अफेक्ट करेगा, इस चीज से अफेक्ट करेगा। तो हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो जो कि लगता है कि जरूरी है, इनको जानना चाहिए, तो हमें वो सारे ट्रांजेक्शन को उसे डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हमारा कहता है फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। जैसे कि हमें, हमारे ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी है, क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे कोई केस चल रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। कोई केस वेस चल रहा हो ना, कोई केस चल रहा हो, तो ये क्या होता है, इससे अभी ये लायबिलिटी बनी नहीं है, ये लायबिलिटी हो सकता है कि बन जाए। कोई केस अगर हम हार रहे हो तो जिसके ऊपर हमको पेनाल्टी पे करना हो, तो ये ऐसी लायबिलिटी बन सकती है। तो ये सारी चीज हमको दिखानी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद हमें क्या कहता है, दूसरा कहता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल वहीं से जस्ट अपोजिट दिखाई देता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि while prepare books of account need not to present which are immaterial, मतलब कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि इमटेरियल हो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है जब इनकम एंटरप्राइजेस निकाल रहा हो और स्टेटमेंट बना रहा हो। जैसे एग्जांपल्स, इसको समझते हैं। अगर किसी कंपनी का 500 सीआर का बिजनेस है, 500 सीआर का बिजनेस है, तो अगर वहां पे 1,500 रुपए का कैलकुलेटर
आपके पास है, तो क्या ये कैलकुलेटर 1500 का दिखाने की जरूरत है? नहीं, ये इररिलेवेंट है। 1500 करोड़ की मामले में ये 1500 इररिलेवेंट, तो इसको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर रिकॉर्ड करना भी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी एसेट एसेट के साथ इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, एसेट के साथ जोड़ दीजिए जो कि इसको अलग से दिखाना न पड़े। जैसे लूज टूल्स के साथ दिखा दीजिए इसको, कहां पे, इन्वेंट्रीज में। किसमें दिखा दीजिए? इन्वेंट्रीज में दिखा दीजिए। अब ये आपको नहीं पता होगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, ठीक है। इमटेरियल का मतलब होता है कोई अगर स्मॉल अमाउंट है आपके बिजनेस के सामने, कोई भी स्मॉल अमाउंट है, अगर आपका बिजनेस 1 लाख का है तो कोई 10 रुपए का सामान आपके पास है, एसेट वैसेट है, तो उस एसेट को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट करता है मेटेरियलिटी। भाई प्रूडेंस क्या, वही आपका ट्रू डिस्क्लोजर क्या करता है कि अगर कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको शो करिए जो कि हमारे पास यूजर्स हैं उनको अफेक्ट करता है। दूसरा, अगर कोई इमटेरियल है उसको शो मत करिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के लिए मैंने पहले से लिख रखा है एंटीसिपेट अवर लॉसेस बट इग्नोर अवर गेन। एंटीसिपेट अवर लॉसेस बट इग्नोर अवर गेन का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा फर्म है और ये हमारे पास एक पर्सन है जो कि हमारा डेटर है। कौन है ये? डेटर। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसा लेना है। जैसे हम माने कि फर्म ने इसे 4 लाख का माल बेच दिया। कितने का माल बेच दिया? 4 लाख का माल बेच दिया, इसे सेल कर दिया, फर्म ने सेल किया। अब इस फर्म को दिमाग में ये आ गया कि हमने इसे 4 लाख का माल बेचा है, तो शायद हो सकता है कि 4 लाख में पैसा कुछ कम दे। क्या दे? 4 लाख में कुछ पैसा कम दे। तो फर्म को लग रहा है कि हमें थोड़ा सा लॉस होगा होगा तो ऐसे लॉस को बोलते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटेड लॉस। मतलब फर्म को लग रहा है कि ये शायद पैसा कम देगा, तो हमें फ्यूचर में लग रहा है कि ये पैसा कम देगा, तो हमें लग रहा है ये, इसे बोलते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। तो मैनेजमेंट कहती है कि अगर आपको एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है, लगता है आपको कोई एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है, तो आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। प्रोविजन मतलब उसके फ्यूचर के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना चाहिए कि जितने का लॉस आपको लग रहा है कि हो सकता है, उसके लिए एक प्रोविजन बनाइए कि आपको कितने का लॉस होगा, ठीक है, उसको हम बना सकते हैं। बट अगर वही लगे कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्या होने वाला है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होने वाला है? एंटीसिपेटेड प्रॉफिट कैसे होने वाला है? अब मैं उसके बारे में बताता हूं। जैसे हमारी ये फॉर्म है, ये पार्ट, ये एक बंदा है, इसने हमें माल बेचा। इस बार ये क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर है जिसने हमें माल बेचा है 5 लाख। कितने का? 5 लाख का माल बेचा। अब हमें ये लग रहा है कि ये कम पैसा देगा। हमें ये लग रहा है कि हम इसे पैसा कम देंगे। हमें लग रहा है कि हम 4,80,000, 4,70,000 में तड़का तड़का देंगे, इसे कम पैसा देके भगा देंगे। तो ये हम सोच रहे हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब एंटिसिपेट प्रॉफिट कर लेंगे, मतलब कि इससे प्रॉफिट कमा लेंगे, एंटिसिपेट प्रॉफिट कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए प्रोविजन कभी नहीं बनाएंगे। इट शुड बी नॉट बी रिकॉर्ड कि हम इसे कम पैसा देंगे, तो जितने का प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, कम पैसा देंगे, 30,000 कम देंगे तो 30,000 का प्रॉफिट या 40,000 का, तो आप इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाएंगे। आप इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाएंगे। आप प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते, आप अपने लॉस के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। हाँ, अगर ये पैसा कम ले लेता है, जैसे कि आपको देना था 5 लाख, आप इसको 4,80,000 या 4,70,000 दे देते हैं, तो इस कंडीशन में आप जब इसको पेमेंट कर देते हैं, जब आपको प्रॉफिट हो जाता है, तब उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब तक वो रियलाइज नहीं होगा तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यह होता है हमारे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ये भी कहता है, इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल स्टॉक मान लेते हैं। स्टॉक की, हमने एक स्टॉक खरीदा जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000। अब इसकी मार्केट में वैल्यू हो गई 13,000। क्या हो गई? मार्केट में वैल्यू हो गई 13,000।
तो हमें लग रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक ये रियलाइज ना हो जाए, तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखो इसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, मार्केट वैल्यू 13,000 होगी, हमको लग रहा है कि हमें 3,000 का प्रॉफिट, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये रियलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे इसकी वैल्यू 8,000 हो जाती है, क्या हो जाती है, 8,000 हो जाती है, जैसे स्टॉक है, इसकी बुक वैल्यू 10,000 और मार्केट वैल्यू 8,000 हो जाती है, कितनी हो गई, 8,000। हमें पता चल रहा है कि हमें 2,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब हम इस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। हमें प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लॉस हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसे बोलते हैं स्टॉक की वैल्यू तब रिकॉर्ड होती है जब विच इज लोअर, विच एवर इज लोअर बोला जाता है, विच एवर इज लोअर, जो भी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में जो भी लोअर होगा उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बढ़ी हुई वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगर लेकिन वैल्यू घट रही है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एंटिसिपेट अवर लॉसेस बट इग्नोर गेन। क्या करता है, एंटिसिपेट लॉस बट इग्नोर गेन, ये था हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद क्या करता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है अगला कॉन्सेप्ट, है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है, एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एसेट को जब रिकॉर्ड करें बुक्स ऑफ अकाउंट, जनरली ये फिक्स एसेट पे रिकॉर्ड, फिक्स एसेट्स पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, फिक्स एसेट्स पे अप्लाई होता है, इस बात को जान लीजिएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप किसी एसेट को जिस वैल्यू पर खरीदे होते हैं उसी एसेट की वैल्यू को हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। द परचेज प्राइस व्हिच इज इंक्लूडेड, अब देखो जितने को खरीदे हैं, अब परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो लिखा है एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द परचेज प्राइस, मतलब एसेट्स में एसेट को हमेशा आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज प्राइस, जितने में खरीदे हैं। अब ये परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या कंसिस्ट होता है सर, पहला कंसिस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब कि कितने का खरीदे, जैसे मान लेते हैं 4 लाख का खरीदे ये। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको लाने का खर्चा, अगर लाने का खर्चा कोई लगाया तो 1 लाख लाने का मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा, अगर इंस्टॉल कराने में 50,000 लगा है ये। फिर उसके बाद अगर उसको रेडी कराने में, मेक रेडी कराने में भी और कोई यूज खर्चा लग जाता है, जैसे मान लेते हैं और कोई खर्चा वेजेस लग गया उसको खर्च यूज कराने में, तो जितना खर्चा लगा इसका कितना टोटल खर्चा हुआ, 4 1 5 5 4 9 5,90,000 लगा। तो ये इसकी परचेज प्राइस हो गई, क्या हो गई, परचेज प्राइस हो गई, मतलब कि इस पे हम ये खर्चा लगा हमको इस एसेट्स को इंस्टॉल कराने तक हमारे बिजनेस में। तो हमेशा एसेट की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड रहेगी, यही वैल्यू रिकॉर्ड रहेगी। कितनी वैल्यू रिकॉर्ड रहेगी, चाहे साल बीते, चाहे 2 साल बीते, चाहे 3 साल बीते। हाँ, इस पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर इसकी वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स पे है। वहीं आप हमसे पूछेंगे सर अभी तो बताए आपकी सर कंजर्वेटिव में अगर लॉस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो इग्नोर करेंगे। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू मार्केट में घट जाए तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैं कहूंगा नहीं बेटा, ये फिक्स्ड एसेट के लिए अप्लाई होता है, ये करंट एसेट्स के लिए अप्लाई होता है। जनरली ये करंट एसेट के लिए चलता है, इसको जान लीजिए, और ये फिक्स्ड एसेट के लिए चलता है। तो फिक्स्ड एसेट के लिए एंटिसिपेट लॉस और इग्नोर ओवर गेन नहीं चलता। वहां पे अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो डेप्रिसिएशन से घट रही है तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन विदाउट डेप्रिसिएशन घट रही है तो रिकॉर्ड नहीं करते। और साथ ही साथ अगर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम जितने में खरीदे हैं हमेशा वही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर इस पर डेप्रिसिएशन लगता है तो हम उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, तब इसको घटा सकते हैं डेप्रिसिएशन के थ्रू। ये होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एसेट्स को हमेशा उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करिए जिस वैल्यू पे खरीदे हैं, इसको हमेशा बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। और ये किस पे अप्लाई होता है, फिक्स्ड एसेट पे अप्लाई होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉस्ट।
मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे 1/4/2031/3/2016 एक साल है। अगर आपने एक साल का एक्सपेंस लिखा हुआ है, जितने टाइम पीरियड का आपने एक्सपेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, उतने टाइम पीरियड का आपको इनकम भी रिकॉर्ड करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उतने टाइम मतलब कि एक्सपेंसेस जितने टाइम पीरियड का है उतने टाइम पीरियड का इनकम भी रिकॉर्ड करके मैच कराना चाहिए। एंड एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच, मतलब कि जितने टाइम पीरियड का एक्सपेंस है उतने टाइम पीरियड का इनकम आप दिखाइए। अगर आपने 12 महीने का एक्सपेंस लिखा हुआ है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपको 12 महीने का इनकम लिखना चाहिए, ना कि 15 महीना, ना तो 16 महीना, ना तो 17, ना तो 18, ठीक है, ना तो 9, ना तो 8। मतलब हमेशा जितने टाइम पीरियड का एक्सपेंस है उतने टाइम पीरियड का इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाइए। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएं, अगर आप एक साल का बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं तो एक साल का खर्चा अगर लिखे हो तो एक साल का इनकम भी लिखो। यही कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एन एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जितना आपने इनकम जनरेट की है उतने टाइम पीरियड का आपका एक्सपेंस के साथ मैच करना चाहिए। ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस सही तरीके से निकलता है, रिजल्ट सही बताता है, रिजल्ट फेयर बताता है। क्या बताता है? फेयर। क्योंकि अगर हम एक्सपेंस कम लिखे हैं इनकम ज्यादा लिखे हैं, तो एक्सपेंस कम लिखे हो इनकम ज्यादा लिखे तो इनकम ज्यादा दिखेगा। इनकम कम लिखे हो, कम टाइम पीरियड का लिखे हो और एक्सपेंस ज्यादा टाइम पीरियड का लिखे हो, तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट कम दिखेगा। जब इनकम कम टाइम पीरियड का लिखोगे, अगर मैंने इनकम 4 महीने का लिखा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और एक्सपेंस 18 महीने का लिखा है, तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। इनकम कम दिखाई देगा, एक्सपेंस ज्यादा दिखाई देगा, प्रॉफिट सही दिखेगा। अगर मैं इसको 14 महीने का कर दूं, इसको 8 महीने का कर दूं, तो भी अलग दिखेगा। फिर इनकम ज्यादा दिखेगी, एक्सपेंस कम, तो ये रिजल्ट सही नहीं देगा, प्रॉफिट या लॉस सही नहीं देगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट बनता ही ये है कि आप प्रॉफिट या लॉस सही तरीके से निकालें, फेयर निकालें। इसलिए आपको दोनों को जितने अकाउंटिंग पीरियड का इनकम है उतने अकाउंटिंग पीरियड का आपको एक्सपेंस दिखाना चाहिए, जिससे कि आपका फेयर प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसपे पूरा का पूरा अकाउंट बस बना हुआ है, जिसका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कैसे सर? ये समझाइए। देखो, जैसे ये फॉर्म है हमारी, ये फॉर्म है हमारी, और ये एक बंदा है जिसको हम इसका नाम ए रख देते हैं। इसको हमने सामान बेचा। क्या बेचा? सामान बेचा, गुड सोल्ड किया। क्या किया? गुड सोल्ड किया। 4 लाख का गुड्स सोल्ड किया। किसको किया? टू ए। किसको सोल्ड किया? ए को सोल्ड किया। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपने गुड सोल्ड किया कि नहीं गुड सोल्ड किया? हाँ। किसको सोल्ड किया? ए को सोल्ड किया। तो हमें 2 लोग मिले, एक तो गुड्स मिला, एक क्या मिला? गुड्स मिला, और दूसरा कौन मिला? ए मिला। तो हर ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट आ रहे हैं, एक गुड्स आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो इधर ये डेबिट होगा, या तो ये डेबिट होगा, या तो ये क्रेडिट होगा, या तो ये क्रेडिट होगा। मतलब ये कि हर ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट मिलेंगे। कोई भी ले लो, किसी को माल बेच रहे हो तो माल और वो आदमी, किसी से कैश ले रहे हो, किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो राम से रिसीव करो, क्या रिसीव करो? कैश। तो एक तो ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। तो कोई ना कोई एक ये डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, ये डेबिट या क्रेडिट ही हो सकता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, क्योंकि मैं रूल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि अभी आपको ये रूल नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमें हर ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट मिलता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और इसी डेबिट और क्रेडिट की वजह से एक इक्वेशन बन के आता है जिसका नाम है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या बन के आता है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
अगर हम इसी इक्वेशन को आप रिवर्स भी कर देंगे तो आपको मिलेगा लायबिलिटी, आप इससे लायबिलिटी निकाल सकते हैं और इससे कैपिटल भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें से एक चीज गायब हो तो। जैसे कि एसेट प्लस कैपिटल दिया है तो उससे हम सॉरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल दिया है तो आप उससे एसेट निकाल लीजिए, एसेट और कैपिटल दिया है तो उससे लायबिलिटी निकाल लीजिए, एसेट और लायबिलिटी दिया है तो उससे कैपिटल निकाल लीजिए। ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। मेरी बात ये समझ में आ गई। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हर ट्रांजैक्शन में आपको दो एस्पेक्ट दिखाई देगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट का, ठीक है। आइए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द रेवेन्यू इज कंसीडर्ड, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स अमाउंट। क्या होता है? सेल्स अमाउंट। कब माना जाएगा? रेवेन्यू इज कंसीडर्ड, रेवेन्यू को कब लिया जाएगा? एज अ रियलाइज व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, मतलब जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस और ऑब्लिगेशन टू रिसीव, मतलब ट्रांजैक्शन हो जाए और आपको पैसा उससे लेना है तब। जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये एक आदमी है, इसको हमने एक गुड्स दिया, एक गुड्स दिया देखने के लिए, भैया गुड्स देख लो, अच्छा लग रहा है कि बुरा। तो इसने गुड्स देखा, अभी ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा क्योंकि वो गुड्स देख रहा। हाँ, इसने हाँ बोल दिया, इसने हाँ बोल दिया, यस मुझे गुड्स पसंद है, और ये गुड्स खरीदने को तैयार हो गया, परचेज करने को रेडी हो गया। और ये परचेज करने के बाद हमने इसके लिए बिल बना दिया। क्या बना दिया? बिल बना दिया। और इसने अभी पेमेंट नहीं किया है। क्या चीज? पेमेंट नहीं किया। ये हमारे पास से गुड्स ले गया और मैंने इसका बिल बना दिया। इस कंडीशन में अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। क्या हो गया? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, क्योंकि ये गुड्स हमसे खरीद चुका है और इसका हमने बिल बना दिया है। अब हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। रियलाइज व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्लेस हो चुका है और हमारे पास ऑब्लिगेशन टू रिसीव है एंड इट्स पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब उससे पेमेंट एस्टैब्लिश कराना है, मतलब ये पेमेंट अब हमें करेगा, ये पेमेंट हमें करेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी आप किसी को माल बेचिए तो अगर वो पेमेंट नहीं दिया है तब उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट होगी, सेल्स मान ली है। लेकिन आपने किसी को माल दिया है, देखने के लिए दिया है, तो वो अभी रेवेन्यू नहीं हुआ है, वो देख रहा है, वो शायद वापस कर दे, तब तक आप उसको सेल्स नहीं मानते। सेल्स तभी मानते हैं जब माल दे दे, उसके नाम से बिल काट दें, गुड्स आप उसको उसकी पोजीशन में दे दें, अब वो उसको यूज कर रहा है, उसका ओनर बन गया है, आप उससे पैसा ले सकते हैं। जब तक माल आप बिका ना हो तब तक रेवेन्यू नहीं मानते हैं और उसे कंसिडर्ड एज ए रेवेन्यू नहीं की जाती और उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आप कैश में बेचे हो, तुरंत पेमेंट मिल गया है और उसने माल ले गया तो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जनरली क्रेडिट के लिए बोला गया है कि जब भी आप किसी को माल दें तो तब तक रिकॉर्ड मत करिएगा जब तक कि सेल आपका न बन गया हो, कि आप उसके यह ना मान लें कि वो सेल हो गया, क्योंकि उसने ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, वो उसको यूज करने लगे हो, ठीक है, पोजीशन उसके पास चला गया हो, ये सारी चीज हो गया हो, तब हम मानते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, अब मैं इस सेल को सेल मान सकता हूं, तब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अगला है वेरिफेबल। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में तब लिखेंगे जब उसका एविडेंस हो, ठीक है, या डॉक्यूमेंट हो। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ कोई वाउचर या कोई डॉक्यूमेंट हो तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखिए। ये कहता है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन के साथ वाउचर या डॉक्यूमेंट हो तभी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखिए, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट में मत लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं तो वो पर्सनल बायस माना जाएगा। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए। क्या मतलब? क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ हमेशा वाउचर या रिसिप्ट होता है, हम उसी के हिसाब से लिखेंगे। ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया उसके बिहाव पे लिख देंगे। जैसे ये फॉर्म है, क्या है? ये फॉर्म है, ये एक बंदा है जो कि हमारा मैनेजर है, क्या है?
मैनेजर है। तो मैनेजर अगर कोई कुछ बोल दे कि मैनेजर कुछ बोल दे रहा है, मैनेजर अगर बोल रहा है, सॉरी, ये मान लेते हैं ये फर्म है, ये मैनेजर है। मैनेजर ने हमसे बोला कि आपको 10 लाख का सेल रिकॉर्ड करना है, 10 लाख का सेल रिकॉर्ड करना है। तो मैनेजर से बोलेंगे भैया डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो फर्म कहती है कि जब तक तुम मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसी को बोलते हैं पर्सनल बायस। क्या बोलते हैं? पर्सनल बायस। अगर इसने डॉक्यूमेंट दे दिया तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। क्या चीज? डॉक्यूमेंट दे दी। तो हमेशा ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई एविडेंस हो, वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए, तब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसे बोलते हैं वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स लोग से जरूर शेयर करिए। मैं जानता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको फिर से इसे कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन आज की क्लास के लिए। जय हिंद।